हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीज के एपिसोड 5 को। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एसुन बुसंग को सबक सिखाती है और यांग ने उसके लिए काम करना छोड़ दिया था, लेकिन इसकी वजह से अब यांग के पास कोई काम नहीं है। गोंजा एसुन को बताती है इस गांव में 10 में से 8 लोग उसके रिश्तेदार हैं और 8 बोट में से 6 बोट उसकी खुद की है। उसका बड़ा भाई इस गांव का सरपंच है। ऐसे में यांग को काम कैसे मिलेगा? तुम लोग कैसे जियोगे? तभी सामने यांग आता है जिसे आज भी काम नहीं मिला था। एसुन उसके पास जाकर पूछती है काम मिला? यांग कहता है आजकल तंगी चल रही है। गोंगजा कहती है तंगी चल रही है तो क्या लोगों ने मछलियां खाना छोड़ दिया? एसुन कहती है आंटी आप घर जाइए। तभी आंटी एसुन को रोकते हुए कहती है मैंने सुना है कि पास में एक रोड बन रही है, यांग को कहो कि वहां जाकर काम मांगे। मछुआरा बने या मजदूर, तुम लोगों को तो पैसे से मतलब है ना। जब तक उसे मछली पकड़ने का काम नहीं मिले तब तक वही काम करना होगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि एसुन आंटियों के साथ बैठकर सीपिया और मछलियां बेच रही होती है। सब लोग यांग के बारे में बात कर रहे होते हैं। यांग सबसे पहले सुबह उठकर लाइन में लग जाता है, इस डर से कि कहीं वो लेट ना हो जाए और उसे काम ना मिले। बेचारा यांग, उसने कभी मजदूरी नहीं की, ये काम वो मजबूरी में कर रहा है। उसका असली मन तो समंदर में है। एसुन बताती है वो काम के बारे में कभी कुछ नहीं कहता। तभी सामने यांग आता है और एसुन उसे देखती है और उसके हाथ में फिर से चोट लगी होती है। एसुन दौड़कर जाती है और कहती है फिर से चोट? तुम्हें कैसे लगी है? यांग कहता है ये काम मेरे लिए नया है ना, इसलिए धीरे धीरे सीख जाऊंगा। यह कहकर वो घर की तरफ चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि यांग को कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा होता है। उसे बस छोटे मोटे काम मिलते थे, जिसकी वजह से वो ज्यादातर टाइम घर पर ही बैठा रहता था। और जब किसी मेहनती इंसान से उसका काम छीन लिया जाए तो उसकी जिंदगी अधूरी सी लगने लगती है। ऐसे ही हालत यांग की भी थी। जो भी छोटा मोटा काम मिलता वो उसे जल्दी से निपटा देता और फिर खाली बैठा रहता, जिसकी वजह से वो बहुत गुमसुम रहता था। एक शाम को यांग बाहर बैठा था। एसुन उसके पास आती है और कहती है तुम आराम क्यों नहीं करते? जिंदगी में काम आगे भी मिलेगा। अभी जो समय मिला है उसे थोड़ा आराम में बिताओ। यांग कहता है मैंने कभी आराम नहीं किया, लेकिन अब मेरे पास कोई काम भी नहीं है और यूं बैठे रहने से मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मैं दिन भर में बहुत कम कमा पाता हूँ और दिन की कमाई से ही घर चलता है। अगर मैं यूं ही बैठ गया तो हम खाएंगे क्या? ये कहकर वो फिर से काम ढूंढने निकल जाता है। एसुन कहती है हम भूखे थोड़ी मरेंगे, इतनी चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो मैं भी काम कर लूंगी। यांग जवाब देता है तुम तो किताबों की दुनिया में रहती हो, तुमसे तो पत्ता गोभी भी नहीं बिका जाता था। और फिर चेहरे पर मुस्कान लिए वो वहां से चला जाता है। धीरे धीरे उनका घर का राशन भी खत्म होने लगा था। एसुन जब भी खाली चावल के ड्रम को देखती उसका दिल बैठने लगता। उसके दिल में बच्चों का ख्याल आता, ये क्या खाएंगे? वो लड़की जिसे एक पत्ता गोभी बेचने में शर्म आती थी, अब लोगों के पास जाकर उधार में चावल मांगती थी। जब एक मां मजबूरी में आती है तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। और एसुन धीरे धीरे ये सब कुछ सीख रही थी। वो अपनी हाउस ओनर आंटी से उधारी में चावल मांग रही थी, पर आंटी कहती है ऊंचा बोलो, मैं सुन नहीं पा रही। तभी अंकल आते हैं और कहते हैं हम अपने खाने का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे और तुम बीच बीच में आकर चीजें मांगने लगती हो। बेचारी एसुन ये सब सुनकर शर्मिंदा हो जाती है। उस वक्त उसकी उम्र भी ऐसी थी कि छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता था। अब अतीत का सीन दिखाया जाता है, मतलब 1994 में। एसुन उस औरत से मटर के पैसे ले रही थी, क्योंकि पिछली बार यांग ने जो मटर लिए थे उसमें ज्यादा पैसे दे दिए थे। वो अपनी बेटी खमयांग से कहती है देखा तुम्हारे डैड कैसे ठग लिए गए थे और मैंने कैसे पैसे वापस ले लिए। तब वो बताने लगती है एक वक्त था जब मुझे पत्ता गोभी बेचने में भी शर्म आती थी। मैं किताब लेकर अपना मुंह छुपा लिया करती थी। अब मैं बार्गेनिंग में इतनी माहिर हो गई हूँ कि 1 रुपया भी नहीं छोड़ती। गमयांग पूछती है तो आप इतनी बदल कैसे गई? एसुन कहती है हालात सब कुछ सिखा देते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उस पर जिम्मेदारियां आ जाती है और वो भी बदलने लगता है, चीजें सीखने लगता है।
पर मुझे ये सब सीखने में बहुत वक्त लगा। इसी के साथ बैक स्टोरी में फिर से आते हैं और देखते हैं कि एसुन अपने अंकल के घर आई है और अपने ग्रैंडमा के सामने बैठकर रोई जा रही है। अंकल कहते हैं, रो क्यों रही हो? अगर पैसे मांगने आई हो तो साफ साफ कहो। तुम देख रही हो कि हमारी हालत कैसी है। शादी के बाद ससुराल ही सब कुछ होता है। अपने पति के घर वालों से क्यों नहीं कहती? उन लोगों को तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैंने सोचा था तुम अपनी माँ जैसी हो, कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगोगी, पर तुम्हारी हालत तो अपनी माँ से भी बदतर है। मुझे लगता है कि तुम मजबूरी में आई हो, लेकिन हमारी हालत भी देखो। मैं तो यही समझ रहा था कि तुम वहां राज कर रही हो, पर मैं गलत था। तभी दादी उससे पूछती है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो अंकल कहते हैं, आपके पास क्या है? एक काम करो, जो बची कुची अंगूठी है उसे निकाल कर इसे दे दो। और क्या कर सकती हो, दे दो इसे। ये कहकर अंकल चले जाते हैं। दादी को एसुन के लिए बहुत दुख हो रहा था। वो कहती है, खाने के लिए घर में राशन भी नहीं है और अब तुम मेरे पास आई हो। रात को वो दोनों चुपचाप लेटे हुए थे। एसुन बोलती है, ग्वानसी, मैं बड़ी कब होऊंगी? मेरे आसपास के लोग बड़े होते जा रहे हैं, पर मैं ही बड़ी नहीं हो रही। यांग कहता है, पर तुम्हें बड़ी क्यों होना है? एसुन कहती है, बड़े होने से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें 4 बातें भी सुना दे तो भी उन्हें असर नहीं होता। मैं गोंगजा चाची जैसी बनना चाहती हूँ। अगर साहूकार उन्हें कुछ भी कह दे तो भी वो परवाह नहीं करती। बड़े होने के बाद इंसान तानों को हवा की तरह उड़ा देता है, लेकिन मुझसे तो छोटा सा ताना भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बहुत रोना आता है। बताओ ना, मैं बड़ी कब होऊंगी? यांग कहता है, हम ऐसे ही बड़े नहीं होते। हालात हमें बड़ा बनाते हैं, मजबूरियां हमें बड़ा बनाती है। तुम भी धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। एसुन कहती है, हाँ, मेरे लिए सब कुछ नया है। पत्नी बनना, माँ बनना। फिर वो उसकी ओर मुड़ती है और कहती है, मुझे गले लगाओ और मुझे सहलाओ। उसके बाद यांग उसे कंफर्ट फील कराता है। आधी रात को फिर से उनके कमरे में लाइट जलती है। देखते हैं वहां पर एसुन की दादी आई थी। एसुन कहती है, आप मुझे अंगूठी नहीं दे पाई, इसलिए क्या आपको नींद भी नहीं आ रही? लेकिन तभी दादी कुछ निकालने लगती है। एसुन पूछती है, दादी ये क्या कर रही है? कहीं यहाँ का कैप तो नहीं है? लेकिन तभी दादी अपने कपड़ों में से एक हिसाब की किताब निकालती है, जिसमें पैसों का हिसाब होता है। वो एसुन को देते हुए कहती है, ये ले लो और एक बोट खरीद लो। एसुन पूछती है, इतने पैसे आपके पास कहां से आए? क्या ये चोरी के पैसे हैं? दादी कहती है, नहीं, ये मेरी जमा पूंजी है। मैंने ये पैसे कमाए हैं। एसुन कहती है, आप अपनी जमा पूंजी सारी मुझे दे रही है। दादी कहती है, इन पैसों से बोट खरीद लो और किसी को मत बताना। अगर कोई पूछे तो बोलना लॉटरी लग गई। तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी, उसने मुझे धमकी दी थी। अब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब एसुन की माँ बीमार थी तो वो दादी के पास गई थी, जो हमें पहले एपिसोड में दिखाया गया था। दादी और एसुन की माँ ने साथ में काफी वक्त बिताया था। उस दिन एसुन की माँ ने वही कपड़े पहने थे जो दादी ने उन्हें दिए थे, क्योंकि उनके पास इससे अच्छा कुछ भी नहीं था। एसुन की माँ कहती है, मेरे जाने के बाद एसुन का ख्याल रखना। मुझे पता है वो अपनी जिंदगी में सब कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसा वक्त भी आएगा जब उसे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। तब उसकी मदद करना। तुम्हें पता है ना, वो अनाथ होने जा रही है। दादी को बहुत दुख हो रहा था। पहले उन्होंने अपना बेटा खोया था, अब बहू को भी खोने जा रही थी। दोनों ने सुख दुख की बातें की और उस दिन एसुन की माँ ने अपनी आखिरी तस्वीर खिंचवाई थी, जो उनके अंतिम संस्कार में लगाई गई थी। एसुन रोते हुए दादी से पूछती है, दादी, मेरी माँ की यादें मुझे कब तक सताएंगी? दादी कहती है, ये जिंदगी भर का गम है। जब माँ बाप मरते हैं तो बच्चे इसे सहन करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब माँ बाप के बच्चे मरते हैं तो वो गम कभी नहीं जाता। मैं जो दे रही हूँ उसे ले लो। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। एसुन कहती है, मैं वादा करती हूँ, मैं इन पैसों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। यांग भी कहता है, मैं भी बहुत मेहनत करूंगा।
अगले दिन ही देखते हैं कि यांग ने एक नया बोट खरीद लिया है। बोट के उद्घाटन के लिए सभी लोग आए हुए थे। यांग की फैमिली भी वहाँ मौजूद थी और बहुत खुश थी। यांग की माँ तो खुशी से उछल रही थी। वो ढोल उठाकर कहती है, जब यांग पैदा हुआ था तो ज्योतिषी ने कहा था कि वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा, और देखो कितनी कम उम्र में उसकी खुद की नाव है। मेरा बेटा कैप्टन बन गया है, हमारे घर का वारिस है वो, और उसे मैंने पैदा किया है। देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। ये सुनकर एसुन कहती है, ये बोट यांग फैमिली ने नहीं, वो फैमिली ने दी है। मेरी दादी ने ये बोट हमारे लिए खरीदी है, तो भाग्यशाली आप नहीं मैं हूँ। यांग की मॉम कहती है, हाँ ठीक है, तू ही भाग्यशाली है। तब वो खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, देखो मेरी बहू कितनी भाग्यशाली है। गोंगजा कहती है, तुम तो कह रही थी कि एसुन दहेज में एक चम्मच भी नहीं लाई, अब देखो वो पूरी की पूरी बोट ले आई है, अब उसे सर पर बैठा कर रखना। एसुन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। सब खुशी से झूम रहे थे और यांग उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके डैड पूछते हैं, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? यांग कहता है, कैसे ना मुस्कुराओ, देखो वो कितनी खुशी से झूम रही है। तभी देखते हैं कि एसुन का डिलीवरी का समय आ गया था। यांग जल्दी से एक ट्रॉली खाली करता है और अगले सीन में हम उसे एसुन को अस्पताल ले जाते हुए देखते हैं। पीछे उसकी मॉम भी होती है, लेकिन यांग इतनी तेजी से भागता है कि वो पीछे रह जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, ये लड़की कितनी पागल है, इतनी तेज क्यों उछल रही थी? एसुन कहती है, जब मैं पुराने वक्त को याद करती हूँ तो यही याद आता है कि मैं प्रेग्नेंट थी 1974 में। अब हम देखते हैं कि एसुन का एक बेटा है और वो तीसरी बार प्रेग्नेंट है। उसके घर पर उसके दोनों सास ससुर आए हुए हैं। एसुन कहती है, ये सब कुछ आपके बेटे ने बनाया है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। फिर हम देखते हैं कि यांग ने अपनी मॉम को चांदी की चम्मच गिफ्ट की थी। ग्रैंडमा कहती है, अब तो तुम खुश हो ना, उसने तुम्हें चांदी की चम्मच गिफ्ट दी है। मेरी बहू पीतल है और मेरी बहू की बहू सोना है, सोना। यांग की मॉम का चेहरा देखने लायक था। वो एसुन से पूछती है, क्या तुम सच में रस्म निभाने नहीं आओगी? एसुन कहती है, ना बाबा ना, अपने पति के खिलाफ कैसे जाऊं? यांग ने मना किया है कि मैं आपके घर के आसपास भी ना मंडराऊं। मुझे नहीं जाना, वरना वो मुझे डांटेगा। तभी यांग अपने बेटे को लेकर आता है। वो अपनी मॉम से पूछता है, आपने फिर से एसुन को कोई ताना वाना तो नहीं दिया? मॉम कहती है, तुम्हें हमेशा अपनी पत्नी की फिक्र क्यों रहती है? मेरे बारे में कभी सोचते हो या नहीं? एसुन कहती है, चिंता मत करो, अब माँ चाहकर भी मुझे ताना नहीं मार सकती, क्योंकि मैंने बेटे को जन्म दिया है और घर में तरक्की भी लाई हूँ। ग्रैंडमा एसुन की बहुत तारीफ कर रही होती है। तभी यांग की मॉम कहती है, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से ज्यादा अच्छा है, इसलिए मेरे बेटे ने उससे ज्यादा तरक्की की है। रात को देखते हैं कि यांग हाउस ओनर के पास गया है और एसुन बार बार झांक कर देख रही होती है। वो कहती है, अगर वो सारी मछली उन्हें दे देगा तो हम क्या खाएंगे? अब पता चलता है कि यांग ये घर खाली कर रहा होता है, क्योंकि उसने कहीं और नया घर ले लिया है। अंकल कहते हैं, ठीक है तो जाओ। यांग कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना था। तभी अंकल गुस्से में कहते हैं, जाने दो, जाओ ना, दफा हो जाओ यहां से। फिर यांग अपनी बात पूरी करता है, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। तभी अंकल एसुन को बुलाते हैं, ए रोतली लड़की, बाहर आओ, अपना सामान बांधो और यहां से जाओ। आंटी भी आती है और कहती है, आज रात तो जश्न मनाना चाहिए, तुमने अपना ससुराल छोड़ दिया और एक छोटे से कमरे में आकर रह रही थी, अब जाओ अपने घर में रहो। ये सुनकर एसुन हैरान हो जाती है। वो यांग की तरफ देखती है और यांग की आंखों में खुशी झलक रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपने नए घर में आए होते हैं। ये घर कोई किराए का घर नहीं, बल्कि यांग ने खरीदा है, और ये घर वही घर है जो एसुन की मॉम का था। यांग कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम 6 साल की उम्र से यहाँ दौड़कर आती थी अपनी माँ से मिलने। तुम्हें इस घर से अपनी माँ के हाथों के खाने की खुशबू आती थी। तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारी माँ इसे खरीदना चाहती थी। एसुन पूछती है, क्या ये घर
किराए पर लिया है? यांग कहता है, नहीं, मैंने इसे खरीदा है। इसका मालिक बुसान में रहता है और वहां से घर संभाल नहीं पा रहा था, तो उसने इसे मुझे बेच दिया। अब ये हमारा घर है। ये सुनकर एसुन रोने लगती है और कहती है, मेरा कोई अपना घर नहीं था। कोई घर माँ का था, कोई अंकल का और एक तुम्हारा था, पर मेरा खुद का कोई घर नहीं था। लेकिन अब मेरा भी घर है। यांग पूछता है, तुम खुश तो हो ना? एसुन कहती है, बहुत खुश हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे अपनी यादें संजो रहे होते हैं, अपना घर सजा रहे होते हैं। उन्होंने पहली बार एक नई अलमारी खरीदी थी जो सीपीओ से बनी थी और उसके साथ एक तस्वीर भी ली थी। रात को एसुन को सपना आता है। वो अपनी मॉम को देखती है जो वही बेटी होती है और घर की सफाई कर रही होती है। एसुन अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, हमने घर खरीद लिया है। उसकी माँ जवाब देती है, तुम्हारी पड़ोसन ने गाड़ी खरीद ली है। एसुन कहती है, उन्होंने गाड़ी खरीद ली तो मैं क्या करूं? क्या आप उनसे जलती है? एसुन की माँ कहती है, याद रखना, पड़ोस वाली आंटी के पास गाड़ी है। तभी एसुन की नींद खुल जाती है। इस सपने का मतलब था कि एसुन को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका तीसरा बच्चा जल्द ही आने वाला था। उसकी माँ ने सपने में आकर उसे याद दिलाया था कि पड़ोसन के घर पर गाड़ी है, इसलिए समय आने पर उनकी मदद ले। एसुन यांग को जगाकर कहती है, जाकर पड़ोस वाली आंटी को बुला लाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आंटी एसुन को गाड़ी में अस्पताल लेकर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एसुन ने एक और बेटे को जन्म दिया है। ग्रैंडमा बहुत खुश थी। वो एसुन की तारीफों के पुल बांध रही थी और कह रही थी, मेरी बहू की बहू 100 नहीं 1000 गुना अच्छी है। उसने 3 बच्चों को जन्म दिया है। मेरा वंश खूब तरक्की करेगा। तब यांग की माँ कहती है, आपने तो कहा था कि एसुन के कदम पड़ते ही घर की बरकत चली जाएगी। ग्रैंडमा जो कपड़े समेट रही थी उन्हें फिर से फैला देती है और कहती है, अब देखो बरकत कितनी है। सभी आंटियां भी आ जाती है जो एसुन के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आई थी। आगे कहानी में हम देखते हैं कि बुसंग सरपंच का चुनाव लड़ रहा होता है। उसके सामने कोई उम्मीदवार नहीं होता, यानी ये तय था कि वो सरपंच बनेगा। अब बारी थी उप सरपंच चुनने की। गांव की चाचियां एसुन को कहती है कि वो उप सरपंच के लिए खड़ी हो। कुछ औरतें पूछती है, ये एसुन कौन है? आंटियां बताती है, ये गोंगजा की बेटी है। औरतें कहती है, अगर वो गोंगजा की बेटी है तो जरूर चुनाव लड़ सकती है। पर एसुन कहती है, मुझे इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इन सब से दूर ही अच्छी हूँ। बुसंग कहता है, सरपंच तय करेगा कि उप सरपंच कौन बनेगा, और मैं तय करता हूँ कि तुम उप सरपंच के लिए खड़ी नहीं होगी। औरतें उसे टोकती हैं, इतना मत इतरो, तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहो। तभी एसुन कहती है, अब सोच रही हूँ चुनाव लड़ ही लूं। अगर ऐसा आदमी खड़ा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? चुपचाप मुझे उप सरपंच बना लो, वरना अगर तुम सरपंच के इलेक्शन में हार गए तो बहुत बदनामी होगी। एसुन पहला एग्जाम पास कर लेती है। वो डोंगरी की पहली महिला सरपंच बनती है। अब वो अपनी टीम के साथ सामाजिक कार्यों में जुड़ जाती है। उस समय गाना बजाना और डांस करना सभ्यता के खिलाफ माना जाता था। टीम उन औरतों को पकड़ने जाती है जो चोरी छुपे ये सब कर रही होती है। वहां छापा पड़ता है और औरतों को बाहर घसीटा जाता है। उनकी तस्वीरें ली जाती है। एसुन टॉयलेट के पास खड़ी होती है क्योंकि अंदर भी कोई छुपा होता है। वो कहती है, बाहर आ जाओ। तभी बुसंग आता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। एसुन कहती है, तुम अंदर नहीं जा सकते, ये लेडीज टॉयलेट है। बुसंग कहता है, मैं जहां जाता हूँ तुम वहीं पहुंच जाती हो। क्या मेरी याद आती है? बचता तो नहीं रही। एसुन उसकी बातों को इग्नोर करती है और नाक बंद करके टॉयलेट के अंदर चली जाती है। बाहर बुसंग मीडिया को इंटरव्यू दे रहा होता है और अंदर एसुन सर्च कर रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो हैरान हो जाती है। वो बुसंग की पत्नी और उसकी बेटी होती है। एसुन घबरा जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? वो अपना स्कार्फ देती है उसे चेहरा छुपाने के लिए। पीछे की खिड़की से बाहर निकलने में मदद करती है। जैसे ही वो खिड़की से उतरती है सामान गिरता है और सभी का ध्यान उधर चला जाता है। एसुन भी बाहर आ जाती है
और कहती है, चिंता मत करो, मैं पकड़ती हूँ, और उसके पीछे दौड़ जाती है। बुसंग की नजर जमीन पर पड़े सैंडल पर जाती है, जो उसकी पत्नी यानी कि योंग जल्दी में छोड़ गई थी। एसुन योंग को एक शॉप में ले जाती है और पूछती है, तुम वहां क्या कर रही थी? क्या गाना बजाना इतना जरूरी है? अगर पकड़ी जाती तो क्या होता? योंग कहती है, डांस और गाना मुझे अच्छा लगता है। घर में रहो तो डिप्रेशन में आ जाती हूँ, बाल नोचने का मन करता है। एसुन कहती है, क्या बुसंग आज भी तुम्हें टॉर्चर करता है? योंग कहती है, वो कभी नहीं सुधरेगा। मेरी बेटी ने साली बोलना माँ बोलने से पहले सीखा है। फिर वो एसुन के हेयरपिन की बात करती है। क्या ये हेयरपिन यांग ने तुम्हारे लिए लाया था? वो हमेशा तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाता है। तुम्हारे कपड़े भी अच्छे लगते हैं। तुम सच में हीरे की तरह चमक रही हो। ये पैसे के नहीं, सच्चे प्यार की चमक है। एसुन कहती है, अगर वो इतना बुरा है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? उससे डरती क्यों हो? बाहर आते हुए योंग पूछती है, क्या तुम पहले उससे प्यार करती थी? जब बुसंग ने कहा था, क्या मेरी याद आती है, तो मैंने वो सुन लिया था। एसुन कहती है, ऐसा कुछ नहीं था, हम बस एक बार मिले थे, वो भी जबरदस्ती। योंग कहती है, काश मेरी जगह तुमने उससे शादी की होती तो आज तुम पकड़ी जाती। वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी कभी अपनी पापा जैसे आदमी से शादी मत करना, इस आंटी के पति जैसे इंसान से शादी करना। रात को हम देखते हैं कि यांग बोट पर पेंट कर रहा होता है। वो एसुन को बुलाता है। एसुन कहती है, तुम जानते हो ना, लड़कियों का बोट पर आना अशुभ माना जाता है, समुद्र देवता नाराज हो जाते हैं। यांग कहता है, मैं ये सब नहीं मानता, मेरी दुनिया सिर्फ तुम और बच्चे हो। वो अपनी बेटी को भी बुलाता है। एसुन पहले उसके हाथ पकड़ लेती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अपनी बेटी को आगे बढ़ते देखना चाहती है, तो वो खुद कैसे उसे रोक सकती है। फिर वो उसका हाथ छोड़ देती है। एसुन पहली महिला बनती है जो इस अंधविश्वास को चुनौती देती है। वो भी बोट पर चढ़ जाती है। आसमान और समुद्र बेहद खूबसूरत लगते हैं। वो समुद्र देवता से कहती है, आगे से किसी भी लड़की को बोट पर आने से मत रोकना। हम तुम्हारी पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और मेरी ही बोट पर मैं ना आऊं, यह अंधविश्वास है जो अब खत्म होगा। इसके बाद एसुन बोट पर पेंट करती है। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां थी। एसुन चारों तरफ का नजारा देख रही थी। तभी यांग उसे किस करने लगता है, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।